देखिए शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ाई कर ली है, पूरा कंटेंट हमने देख लिया है। शिवाजी महाराज से जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, साथ में उनकी जीवनी पर भी हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अब शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? संभाजी महाराज। ठीक है, संभाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है 1689 में, 1689 में, इसके बाद संभाजी महाराज के जो लड़के रहे थे साहू जी महाराज, इनको औरंगजेब कैद कर लेता है। तो शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी ने शासन चलाया। संभाजी महाराज के बाद अब चूंकि ये इनकी डेथ हो चुकी है और ये जेल में है, औरंगजेब ने इनको बंद कर दिया है जेल में, तब उस समय गद्दी पर बैठते हैं कौन? शिवाजी द्वितीय, जो कौन? शिवाजी के दूसरे पुत्र के पुत्र थे, लेकिन ये वयस्क नहीं थे, इसलिए इनका शासन ताराबाई मतलब इनकी मां ने चलाया। तो 1707 तक ये ताराबाई कौन? जो शिवाजी द्वितीय की मां थी, ये शासन चला रही हैं बढ़िया तरह से। लेकिन 1707 में औरंगजेब मर जाता है, तो जो संभाजी महाराज के पुत्र होते हैं साहू जी महाराज, ये छूट के आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध को मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, जिसका नाम क्या था? खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ाया था? खेड़ा का युद्ध, जिसमें विजयी कौन हो जाते हैं? साहू जी महाराज, और ताराबाई हार जाती हैं। और ताराबाई कहां चली जाती हैं? कोल्हापुर। हाया ना, कल की क्लास में हमने इतना पढ़ चुके थे। अब हमें आज ये देखना है साहू जी महाराज के विषय में कि साहू जी महाराज गद्दी पर बैठते हैं। तो साहू जी महाराज जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने राज्याभिषेक कराया था 1708 में। कब कराया था? 1708 में इन्होंने राज्याभिषेक करा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इनके समय पर, साहू जी महाराज के समय पर, पेशवाओं की हस्तक्षेप, पेशवाओं की राजनीति बढ़ गई थी। पेशवा कौन है? पेशवा है प्रधानमंत्री। साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो वो छत्रपति से भी ज्यादा कौन हो जाएंगे? अब पेशवा। और पेशवा के पद पर अब कौन आ जाएंगे? जल्दी बताएंगे। बालाजी विश्वनाथ। तो बताएं, मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा कौन थे? तो यहां से क्लास चालू करें। चलिए, तो अब हम क्लास चालू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कहां से? कि बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। देखिए, मराठा साम्राज्य संभाजी के बाद गरिमा में स्थिति में चलते 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 डाउनफॉल में जाने लगा था। लेकिन वही बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे, ये बहुत हिम्मत और ताकत के साथ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं और मराठा साम्राज्य को वापस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे कि बालाजी विश्वनाथ कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा या प्रधानमंत्री कह सकते हैं। छत्रपति राजा होता है, लेकिन पेशवा कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने तो ये कब से कब तक पद पर रहे? 1713 से 1720 तक। और ध्यान रखिएगा 1720 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बालाजी विश्वनाथ जो थे, ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। तो आपसे पूछे कि मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? अरे कौन बताएंगे भैया? बालाजी विश्वनाथ। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर एक तरफ कौन है भैया? छत्रपति है, और एक तरफ कौन है भैया? पेशवा है। ठीक है, तो आपसे पूछे छत्रपति की राजधानी क्या थी, तो आप बता देना सतारा। क्या बता देना? सतारा। और पेशवा की राजधानी पूछे तो आप क्या बता देना? पुणे। पेशवा की राजधानी पूछे तो क्या बता देना? पुणे। अब बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक क्यों कहते हैं? इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के लड़के जो होते हैं, ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, और लड़ते लड़ते फिर बहुत कमजोर शासन चलने लगता है दिल्ली सल्तनत का। आइए अपन मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या है? आपका भारत का मानचित्र। और इस भारत के मानचित्र में अगर हम बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत जो यहां पर पूरे भारत में जो शासन कर रही है, दिल्ली सल्तनत, इसका सबसे शक्तिशाली अंतिम अगर कोई सुल्तान है तो वो कौन है? औरंगजेब। अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो वहां पर बहुत छोटे छोटे राजा आए, बहुत कमजोर शासक आए। तो कमजोर शासक होने के कारण और यहां मराठा साम्राज्य जो है अग्रसर हो रहा है उन्नति की ओर, और ये जा रहे हैं पतन की ओर। जब बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठते हैं तो इस समय पर शासन कौन कर रहा है? ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियत। तो अब यहां पर दिल्ली सल्तनत में एक और बड़ी शक्ति थी जिसका नाम था सैयद बंधु। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं सैयद बंधु के बारे में। ठीक है, तो सैयद बंधु किंग मेकर के रूप में भूमिका निभा रहे थे। राजा को कौन को राजा बनाना है, किसको गद्दी से हटाना है, ये सैयद बंधु निर्धारित करते थे। लेकिन फर्रुखसियर को हटाना सैयद बंधुओं के लिए बड़ी चुनौती थी। यहीं पर हम बात करें, बालाजी विश्वनाथ दक्कन में एक बहुत बड़े शक्तिशाली शासक या शक्तिशाली सेनापति के रूप में जाने जाते थे। तो सैयद बंधु के द्वारा
एक रिक्वेस्ट की जाती है बालाजी विश्वनाथ से कि आप हमारी क्या कीजिए, मदद कर दीजिए और हमको फर्रुखसियर को यहां से हटाना है दिल्ली सल्तनत पर। तो बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं, इसको फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वो मराठा साम्राज्य जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से जीरो से चालू हुआ था, वो मराठा साम्राज्य आज इतना शक्तिशाली हो गया है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये निर्धारित कर रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ ने किसको निपटा दिया, फर्रुखसियर को मरवा दिया। अब भैया शासक किसे बनाना है, तो ये भी कौन निर्धारित करेंगे, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ ने शासक बनाया किसे, रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात एक शासक था जो बहुत कम समय के लिए रहा। ठीक है, तो रफी-उद-दरजात को इन्होंने शासक बनाया। हालांकि आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय का मुगल सम्राट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, रफी-उद-दरजात। अब यहां पर आपसे पूछे कि रफी-उद-दरजात को शासक बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका था, तो आप क्या बोलेंगे, बालाजी विश्वनाथ का, जो कौन थे, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा। कौन थे, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा। अब यहां पर कहानी ये होती है कि रफी-उद-दरजात जब गद्दी पर बैठ जाता है तो इस स्थिति का फायदा कौन उठा लेते हैं, बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, बालाजी विश्वनाथ इस स्थिति का फायदा कैसे उठा लेते हैं, कहानी ये होती है कि उस समय दिल्ली सल्तनत जो थी ये औरंगजेब के समय पर बहुत मजबूत थी और यहां से दक्कन मतलब साउथ से टैक्स लेने का काम करते थे। तो यहां पर रफी-उद-दरजात से बालाजी विश्वनाथ ने एक संधि करी, जिस संधि का नाम दिया गया है दिल्ली की संधि। कौन सी संधि, दिल्ली की संधि। और बहुत आईएम पे सवाल है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली की संधि किन लोगों के बीच में हुई थी, रफी-उद-दरजात और बालाजी विश्वनाथ, जिसमें बालाजी विश्वनाथ ने सीधा सीधा कह दिया कि आप साउथ इंडिया में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेंगे और इस प्रकार दक्कन को, दक्कन मतलब साउथ वाला इंडिया, साउथ इंडिया, तो दक्कन को दिल्ली सल्तनत या मुगल शासक से या दक्कन को मुगल वंश से मुक्त दिलाने का काम किसने किया था, बालाजी विश्वनाथ ने। और इस अधिकार को ध्यान रखिएगा मैग्ना कार्टा का अधिकार कहा गया है। कौन सा अधिकार कहा गया है, मैग्ना कार्टा का अधिकार कहा गया है। किसका अधिकार कहा गया है, मैग्ना कार्टा। और किसने कहा है, रिचर्ड टेम्पल नाम के अंग्रेज ने। किस अंग्रेज ने कहा है, रिचर्ड टेम्पल। तो मैग्ना कार्टा का अधिकार मैंने पहले भी पढ़ाया था अंग्रेजों के समय पर भी, लेकिन ये दूसरा मैग्ना कार्टा का अधिकार जिसे जो किसने कहा है, रिचर्ड टेम्पल। रिचर्ड टेम्पल मतलब देखिए कोई ज्यादा समस्या उठानी नहीं पड़ी, आराम से फर्रुखसियर को हटा दिया गया, रफी-उद-दरजात को बिठा दिया गया, इससे संधि की गई और इस संधि में साउथ इंडिया को मुगलों से क्या करा दिया गया, आजाद करा दिया गया। क्या करा दिया गया, आजाद करा दिया गया। और इस आजादी के साथ इस अधिकार को क्या कहा गया, जल्दी बताएं, मैग्ना कार्टा का। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। अब इस प्रकार मतलब ये पहले ऐसे पेशवा थे जो बहुत पावर के साथ आए थे, बहुत सारी लड़ाइयां भी हालांकि इन्होंने लड़ी, अधिकांश लड़ाइयां इन्होंने जीती और इस प्रकार अपनी सेना पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ये सन 1720 में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, हम कह सकते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बताएं मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, जिस समय बालाजी विश्वनाथ शासन कर रहे थे सेनापति के रूप में, उस समय पर मराठा साम्राज्य का छत्रपति कौन था, शाहूजी महाराज। क्योंकि शाहूजी महाराज कब से कब तक रहेंगे, शाहूजी महाराज छत्रपति हैं, तो शाहूजी महाराज रहेंगे 1708 से 1749 तक। इनके बीच में बहुत सारे पेशवा आते रहे, लेकिन लंबे समय तक शासन किसने किया था, शाहूजी महाराज ने। किसने शासन किया था, शाहूजी महाराज। अब कहानी सुनिए, जब 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, बालाजी विश्वनाथ, तो इनके लड़के जिनका नाम क्या था, बाजीराव प्रथम। क्या नाम था, बाजीराव प्रथम, ये शासन संभालते हैं। तो अब द्वितीय पेशवा कौन आएंगे, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे, बालाजी विश्वनाथ। बेटा मुंह में दही जमा है कि तेरे, बोलना है ना, क्या नाम है, बोलना है, ऐसे अपने को ऐसा बैठना नहीं है, बोलना है। बहुत खतरनाक कंपटीशन है बेटा, करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं और अपन ऐसे बैठे रहेंगे क्लास में, कैसे चलेगा। ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप किसी एक टीचर से तो पढ़ ही नहीं पाओगे, कई टीचरों का सम्मिश्रण से भी ज्यादा मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो इसको बिल्कुल दिल से दिमाग से जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, ठीक है। दूसरे पेशवा कौन आएंगे, बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम बहुत शानदार, बहुत योग्य पेशवा थे, ठीक है। तो हम इनके बारे में बात करें, क्या नाम था इनका, बाजीराव। आपने मूवी देखी होगी ना, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम की बात करें तो ये कब से कब तक रहे, ये 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद 1720 से 1740 तक गद्दी पर कौन रहे, ये किसके पुत्र थे, अच्छा इनके समय पर छत्रपति कौन थे, कौन थे भाई, कौन थे, शाहूजी महाराज। अच्छा, ये जब गद्दी पर बैठते हैं तो गद्दी पर बैठने के बाद ध्यान रखिएगा ये किसके पुत्र थे, बालाजी विश्वनाथ के। तो याद रखिएगा यहां से इस जगह से पेशवा का जो पद है
वो क्या हो गया है? वंशानुगत, क्योंकि पिता का पुत्र ही पेशवा बनेगा, वंशानुगत हो गया है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, वंशानुगत हो गया है। तो पेशवा का पद वंशानुगत किसके समय पर हुआ? बाजीराव प्रथम के समय। किसके समय पर हुआ? अब जब बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठे तो उस समय छत्रपति कौन थे? साहू जी महाराज। तो बाजीराव प्रथम साहू जी महाराज से ये कहते हैं मुगलों की स्थिति देखकर, क्योंकि मुगल कहां पर बैठे? दिल्ली में। तो मुगलों की स्थिति देखकर कहते हैं कि आइए हम इस पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करते हैं, और जब हम इसके तने पर प्रहार करेंगे तो उसकी शाखाएं तो अपने आप टूटकर नीचे गिर जाएंगी, और इस प्रकार हम अपने साम्राज्य को अपनी योग्यता से अटक तक लेके जाएंगे। अटक कहां पर है? पाकिस्तान। देखिए, तो यहां से लेकर यहां तक हमको साम्राज्य चलाना है। तब छत्रपति साहू जी महाराज बाजीराव प्रथम से कहते हैं कि निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, और अगर आप मेहनत करें और अगर आप चाहें तो आप इस साम्राज्य को हिमालय पर्वत के पार भी लेकर जा सकते हैं। यह कथन कौन कहते हैं? साहू जी महाराज। किससे कहते हैं? किससे कहते हैं? बाजीराव। बाजीराव प्रथम एक बहुत चतुर्बुद्धि, बहुत बलशाली और लीडर, इनमें लीडरशिप बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना कि बिजनेस अगर खड़ा करना हो, नेता अगर बनना हो, तो लीडरशिप बहुत अच्छी आनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि कोई अगर आपके अपोजिट में भी चल रहा है ना, तो उसको भी अपन मीठी बातें करके अपनी तरफ कर लो, किसी से दुश्मनी होना ही नहीं चाहिए। तो ये काम बहुत अच्छा आता था किसको? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम ने ये पहले ऐसे पेशवा थे जिन्होंने साउथ इंडिया से निकलकर नॉर्थ इंडिया की तरफ अभियान किए। अभी तक हम ये देख रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक दिल्ली में बैठ के साउथ इंडिया पर शासन मतलब अटैक कर रहे हैं मलिक काफूर के साथ, लेकिन यहां पर अब हम ये देख रहे हैं कि साउथ इंडिया के लोग कहां जा रहे हैं? ऊपर शासन कर रहे हैं। और पहले ऐसे पेशवा जिन्होंने उत्तर भारत में अभियान किया, और उत्तर भारत में अभियान के साथ साथ यहां एक बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र कहां पड़ता है वो मैं आपको मैपिंग के माध्यम से बता देता हूं। देखिए, ये आपका प्यारा सा भारत है बेटा, ये आपका प्यारा सा क्या है? भारत। और भारत में यहां पर आपका ये मध्य प्रदेश है। ये क्या है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश। तो ये वाला मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ना, ये बुंदेलखंड कहलाता है। तो यहां बुंदेलखंड के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? छत्रसाल। क्या था? छत्रसाल। तो स्थानीय शासक और छत्रसाल के बीच में जब लड़ाई होती है तो छत्रसाल की जो पुत्री होती है जिनका नाम क्या होता है? मस्तानी। जिनका नाम क्या होता है? मस्तानी। ये आती है किसके पास? बाजीराव प्रथम के पास। बाजीराव प्रथम जो कहां पर बैठे हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बैठे। तो बाजीराव प्रथम के पास आती है और कहती है कि हमारी मदद कीजिए, और अगले दिन अटैक होने वाला है। रातों रात अपनी रफ्तार के साथ ये सीधा कहां पहुंच जाते हैं? बुंदेलखंड। मैं आपसे अगर बात कहूं ना कि आप घोड़े पर बैठ के जाइए, तो आप अगर घोड़े पर बैठ के जाएंगे ना तो भोपाल नहीं पहुंच पाएंगे रात भर में। और इन्होंने महाराष्ट्र से कहां घोड़ा लगा दिया था? बुंदेलखंड। भयंकर स्पीड थी इनकी, और युद्ध जिता दिया था किसको? छत्रसाल को। इनकी योग्यता और वीरता को देखकर जो मस्तानी थी इनको अपना दिल दे बैठी। लेकिन जो बाजीराव प्रथम थे, इनकी पहले भी एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था? काशीबाई। क्या नाम था? काशीबाई। तो बाजीराव प्रथम मस्तानी से कहते हैं कि मैं अपना पतिव्रत धर्म निभा रहा हूं, और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, और वो मेरी पत्नी है। तो मस्तानी कहती है कि मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, पर मुझे आपसे ताउम्र अब प्रेम रहेगा। मुझे आपके जैसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता, और ना ही अब तक मैंने ऐसा कोई देखा है। तो बाजीराव प्रथम कहते हैं कि मैं पहली पत्नी का दर्जा अपनी पहली पत्नी काशीबाई को ही दूंगा। तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको महल में उसके साथ नहीं रख सकता। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं जंगल में रह लूंगी, लेकिन रहना आपके ही साथ है। तो इस प्रकार इनकी शादी हो जाती है। तो बाजीराव भी क्या करते हैं? मस्तानी से क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। तो जब ये बात काशीबाई को पता चलती है तो काशीबाई इनको बहुत ज्यादा प्रेम करती है। पेशवाओं की पत्नी है, मराठा साम्राज्य में पत्नी अपने पति को भयंकर प्रेम करती है। और उनमें बहुत कम ऐसी प्रथा रही है कि 2 पत्नी 4 पत्नी, जैसे मुगलों वाली जो आपने देखा ना 10-10 पत्नी 15-15 पत्नी। तो इनके समय पर इतना बहुत ज्यादा नहीं रहा है। मैक्सिमम 2-4 पत्नी रखते थे। शिवाजी महाराज की थी 8 पत्नियां। तो कह सकते हैं कि उन्होंने इस प्रथा को चालू किया हो। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि काशीबाई को जब पता चलता है बाजीराव के बारे में कि अरे लो भाई इन्होंने तो अपनी सोतन लिया, तो काशीबाई वहां पर एक डायलॉग बोलती हैं कि तुम हमसे हमारी जान मांग लेते, हम आपको हंसी हंसी अपनी जान दे देते, लेकिन तुमने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। इस प्रकार की बात कौन कहती है? काशीबाई। तो इनके संबंध रहे मस्तानी से। तो उत्तर भारत में पहला बुंदेलखंड इन्होंने अभियान किया। उसके बाद इन्होंने गुजरात पर भी अभियान किया। अब ये मत सोचिएगा कि गुजरात से भी किसी को लेकर आ गए, गुजरात से तो दूसरा अभियान कहां किया? गुजरात।
ठीक है। मालवा, मध्य प्रदेश में ही कौन पड़ता है बीच में? मालवा। तो मालवा अधिकांश क्षेत्र पर इन्होंने अभियान किए और विजित प्रदेशों को अपने साम्राज्य, मराठा साम्राज्य में मिला लिया। तो एक बहुत ही योग्य पेशवा थे। क्या नाम था इनका? किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? अच्छा, अब इनकी योग्यता को देखकर हैदराबाद यहां पड़ता है उस समय। तो देखिए, हैदराबाद का एक निजाम, या हम कह सकते हैं निजाम का मतलब क्या होता है? जो पूरा से क्षेत्र का राजा होता है, तो वहां साउथ में निजाम बोलते थे। तो यहाँ का व्यक्ति का नाम था निजाम उल मुल्क। इस व्यक्ति को गुस्सा आता है और ये कहता है कि देखो, हमारा पड़ोसी इतने आगे कैसे निकल रहा है, हमारा पड़ोसी इतना आगे कैसे निकल सकता है। तो ये निजाम से युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो निजाम इनके ऊपर अटैक कर देता है। किसके ऊपर? बाजीराव प्रथम के ऊपर। बाजीराव प्रथम की रफ्तार के लिए जाने जाते थे, वो बहुत खतरनाक रफ्तार थी। कहते हैं कि जब ये तलवार चलाते थे तो इनका हाथ और तलवार दोनों ही नहीं दिखती थी, इतनी खतरनाक तलवार चलाते थे। मतलब तलवार तो छोड़ो, इनका हाथ भी नहीं दिखता था कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है, इतने में उसकी गर्दन ही कट गई, उसको पता ही नहीं चला, इतनी तेज रफ्तार थी। तो ये रफ्तार के लिए जाने जाते थे। तो ये यहां से लौट कर यहां आते हैं और निजाम उल मुल्क के साथ युद्ध करते हैं, और इस युद्ध का नाम होता है पाल खेड़ा का युद्ध, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। उसका सन है सन 1728 में। तो ध्यान रखिए, सन 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध किस किसके बीच में लड़ा गया था? बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क कहां का व्यक्ति था? कहां का व्यक्ति था भैया? हैदराबाद। अब यहां पर अगली बात सुनिए कि केवल इतनी ही बात नहीं रही। अब भाई बाजीराव ठहरे, बाजीराव, तो इन्होंने ये कहा कि चलो भाई, सारी चीजें तो हमने जीत ली, अब सारी चीजें तो हमने जीत ली, अब हमको क्या जीतना है? दिल्ली। तो दिल्ली में यहां इस समय कौन बैठा था? मोहम्मद शाह। कौन बैठा था? मोहम्मद शाह। इसको हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। मतलब इसके शासनकाल को हिजड़ों का शासनकाल कहते हैं। मतलब वैसे टाइप के प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये, पुरुषों के साथ इसको सोना। ऐसे ऐसे मुगल शासक, इनको शासक कहने में ही मैं क्या बताऊं आपको, उस समय भी मैंने आपको पढ़ाया था। मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह के समय पर, मोहम्मद शाह के समय पर नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था। 57 दिन रुक कर गया था वो। कितने दिन रुक कर गया था? 57। मयूर सिंहासन लेकर चला गया था, यहां से इसका उठा के उखाड़ कर ले गया था। अच्छा, तुमको एक बात और बताऊं, आपको याद होगा एक कोहिनूर हीरा साउथ इंडिया में कहां पर मिला था? गोलकोंडा की खान में। ठीक है, गोलकोंडा की खान में किसे मिला था? मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर ने किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के बाद तुगलक, सैयद लोधी वंश, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके बाद फिर चलते चलते मुगल वंश में मोहम्मद शाह के साथ। तो शाहजहां ने उस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में लगवा दिया, जिसको तख्ते ताउस कहते हैं। तो जब अहमद शाह नादिर शाह जब अटैक करता है, नादिर शाह कहां का है? अफगानिस्तान का आक्रमणकारी। तो नादिर शाह जब अटैक करता है भारत के ऊपर, तो उस समय कहानी ये होती है कि नादिर शाह उसको मतलब नहीं है धन दौलत से, उसको किसी ने बता दिया कि इस कायनात में जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति का एक हीरा है जो आपको मिल सकता। तो भारतीय महिला ने ही उसको ये बात बताई थी। तो नादिर शाह ढूंढना चालू करता है कहां है। तो ये बात पता चलती है मोहम्मद शाह को कि अरे नादिर शाह रुक गया है, ठीक है, अटैक किया है, ठीक है, महल में 57 दिन रुकने का आदेश है, ठीक है, 57 दिन रुक जा भैया, खाना खिलवा दे रहा है, खाना खा ले, आक्रमण कर ले, सब लूट पाट ले। लेकिन जब मोहम्मद शाह को पता चलता है कि यार बाबा, ये तो अपना कोहिनूर हीरा लेने के लिए आ रहा है, तो ये उस मयूर सिंहासन से निकाल कर अपनी टोपी के नीचे छुपा लेता है उसको। किसको? कोहिनूर हीरा को। आखिरी में नादिर शाह उसको देख लेता है, नादिर शाह मयूर सिंहासन को भी ले जाता है, कोहिनूर हीरे को भी ले जाता है। ठीक है, तो उसी क्या नादिर शाह का लड़का जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो अटैक करेगा भारत में इनके ऊपर। अब मराठा साम्राज्य जो है पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में पहुंच जाएगा, लेकिन उस अभी अपन बहुत दूर है। तो फिलहाल अपन बात करें पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ निजाम उल मुल्क के साथ में बाजीराव। अब बाजीराव दिल्ली पर नजर मारते हैं और बोलते हैं मराठों से कि चलो रे मराठों, कहां चलते हैं? दिल्ली चलते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हो पेशवा, आप दिल्ली जीत लो, भारत जीत लेंगे। कर दिया दिल्ली पर अटैक 1738 में। कब कर दिया? 1738 में। जीत ली दिल्ली को, जीत ली दिल्ली को। मोहम्मद शाह रंगीला की स्थिति इतनी खराब, दिल्ली छोड़ के भाग गया, दिल्ली छोड़ के भाग गया इनका अटैक की सुन के। इतनी बुरी स्थिति थी इनकी। और ये बाजीराव के जो संबंध थे ये किसके साथ रहे थे? मस्तानी के साथ। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, बाजीराव प्रथम के बारे में हम बात करें तो इन्होंने मराठा परिसंघ का निर्माण कराया था। अब मराठा परिसंघ किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, मराठा परिसंघ। मराठा परिसंघ किसे कहते हैं? देखिए, मराठा परिसंघ का मतलब ये होता है कि अपने साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना और वहां किसी प्रमुख को तैनात कर देना, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सब जगह शासन नहीं कर सकता है। तो वो छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने अपने सेनापति को खड़ा कर देगा। तो इसी प्रकार हम बात करें, जैसे आपने एक नाम सुना होगा होलकर। तो होलकर
किसके अधीन था, या होलकर के अधीन कौन था, इंदौर। हम बात करें गायकवाड़, गायकवाड़ गायकवाड़ के अधीन कौन था, गुजरात। ठीक है, गुजरात में आप देखेंगे गायकवाड़ ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद बात करें भोसले, भोसले के अधीन क्या था भाई, नागपुर। क्या नाम था, नागपुर। सिंधिया, सिंधिया के अधीन क्या था, सिंधिया के अधीन क्या था, ग्वालियर। क्या नाम था, ग्वालियर। और अगर अपन बात करें सिंधिया के बाद खुद पेशवा की, तो पेशवा अपने अधीन क्या रखते थे, पूना। क्या रखते थे, पूना। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को उन्होंने तैनात किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मराठा परिसंघ। तो आपसे पूछे मराठा परिसंघ का निर्माण किसने किया था, बाजीराव प्रथम। किसने किया था भाई, बाजीराव प्रथम। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, इतनी कहानी आपको समझ में आई कि देखिए भाई, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पेशवा आपके बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम बड़े पावरफुल तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क के साथ में पालखला का युद्ध लड़ा था 1728 में, 1738 में इन्होंने, 37 में इन्होंने दिल्ली के ऊपर भी अटैक कर दिया था। ठीक है, ये सब बात है। मराठा परिसंघ का निर्माण किया था, मस्तानी के लिए ये जाने जाते हैं। मस्तानी इनकी एक और प्रेमिका थी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बाजीराव के विषय में कि भाई इनके कितने पुत्र हुए, कितनी पत्नियां इनकी हुई। चलिए, तो बाजीराव के बारे में अगर हम बात करें तो इनके एक और भाई थे जिनका नाम था चिमाजी अप्पा। चिमाजी अप्पा, बाजीराव के भाई का नाम क्या, चिमाजी अप्पा के लड़के का नाम था सदाशिव राव। बहुत शानदार व्यक्ति, नाम सुना होगा, सदाशिव राव, सदाशिव राव, सदाशिव राव। अब बाजीराव प्रथम ने शादियां करी कितनी, दो। कितनी शादी करी, इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, काशीबाई। क्या नाम था भाई, काशीबाई। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी। मस्तानी से जो इनका पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर, क्या नाम था इसका, शमशेर बहादुर। मस्तानी के लड़के का नाम क्या था, शमशेर बहादुर, या इसको हम बोलते हैं कृष्णराव। क्या बोलते हैं, कृष्णराव। लेकिन काशीबाई के कितने लड़के हुए, दो। कितने लड़के हुए काशीबाई के, काशीबाई के दो लड़के हुए। एक बालाजी बाजीराव, एक का नाम क्या था, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। और एक लड़के का नाम था रघुनाथ राव। ये गद्दार था। ये कौन था, गद्दार। रघुनाथ राव कौन था, गद्दार। बालाजी बाजीराव के कितने लड़के हुए, तीन। कितने लड़के हुए, बालाजी बाजीराव कितने लड़के हुए, तीन। ठीक है, पहला लड़का था विश्वास राव, विश्वास राव। दूसरा नाम था माधव राव। तीसरा नाम क्या था, विश्वास राव, माधव राव। और तीसरा लड़का था नारायण राव, नारायण राव। ठीक है, तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य में कुल व्यक्ति थे। बाजीराव के भाई का नाम क्या था, जिनके लड़के का नाम क्या था, ये यार सदाशिव राव के बारे में कहते हैं। सदाशिव राव शुरुआत से लड़ाई के लिए जाने जाते थे, शुरुआत से। ये अपने पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, अच्छा ये पेशवा है कौन, पेशवा है मराठे ही, मराठे ही पेशवा है, अलग नहीं आई। इनकी शाखा वही है, छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उन्हीं के वंशज हैं, ये अलग से नहीं आए हैं। पढ़ा दूंगा किसी दिन वो भी, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो सदाशिव राव भाऊ जो है, इनको सदाशिव राव भाऊ के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, देखी होगी आपने, पानीपत 3। उसमें वो एक्टर का नाम नहीं पता यार, वो अच्छा मोटा ताजा है ना, डोले सोले है जिसके, क्या नाम है उसका, अरे यार वो गाना भी है ना उसमें एक, अर्जुन कपूर, शाबाश। कौन, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ने मूवी बनाई, बढ़िया मूवी है, देख लेना आप। हिस्टोरिकल मूवी देखा करो आप। पुष्पा पुष्पा कुल्हाड़ी लेके चंदन काटने जाओ, वो बहुत जल्दी देखोगे। जूता घिसटा के तेरी झलक सरफी, हिस्टोरिकल मूवी देखा करो आप लोग। चलिए, तो चिमाजी अप्पा का लड़के कौन थे, सदाशिव राव। मुझे ये व्यक्ति, मतलब मूवी देखने के बाद मुझे इसका किरदार बहुत अच्छा लगा भाई। मस्तानी के लड़के का नाम क्या था, शमशेर बहादुर। एक बात आपको बता दें, मस्तानी ने अपनी पूरी जिंदगी कष्ट सहा है। प्रेम का दूसरा नाम कष्ट है। और ये अगर आप चाहो तो बाजीराव मस्तानी की कहानी सुन लेना, इनके ऊपर ही मूवी बनी है। और मेरे बहुत पसंदीदा तो नहीं, फिर भी ठीक ठाक, मतलब एक्टिंग के तौर पर। चरित्र इसका बेकार है, रणवीर सिंह, इसने बहुत अच्छा अभिनय किया है बाजीराव मस्तानी मूवी में, आप देखना। जंगल में एक महिला
जंगल में एक शेरनी एक शेर को जन्म दे रही है, ऐसा कहा था जब शमशेर बहादुर जन्म हुए थे मस्तानी से। ठीक है, बहुत बुरी कष्ट में रहे थे, ये महल से बाहर रखा था, इनको उतनी इज्जत नहीं मिलती थी, इनको नाचने वाली के रूप में जानते थे, तो बहुत ज्यादा इनकी बदनामी और बेइज्जती हुई थी। तो काशीबाई के दो लड़के थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव के तीन लड़के, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। अब इसी चार्ट के माध्यम से मैं आपको पूरा मराठा साम्राज्य के साथ पानीपत का जो युद्ध हुआ इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए, कहानी यह होती है कि जब बाजीराव प्रथम की डेथ होती है तो अब उत्तराधिकारी कौन कौन है भाई? चिमाजी अप्पा के लड़के सदाशिव राव, ये भी उत्तराधिकारी हैं। काशीबाई के लड़के बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, ये तो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। शमशेर बहादुर ये भी उत्तराधिकारी है। लेकिन पेशवा किसे बनाया जाता है? बालाजी बाजीराव। किसे बनाया जाता है? बहुत बहुत शानदार व्यक्ति बालाजी बाजीराव। लेकिन बालाजी बाजीराव जो थे, मूवी में ऐसा दिखाया गया है, मैं नहीं कहता कि बालाजी बाजीराव बहुत शानदार व्यक्ति थे, बहुत मतलब कह सकते हैं, लेकिन मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि बालाजी बाजीराव की जो पत्नी थी वो अगला छत्रपति बनाना चाहती थी, किसे? विश्वास राव को। लेकिन कहानी ये होती है कि सक्षम कौन था? सदाशिव राव ताकतवर था, युद्ध के लिए ही बना था, और सारे युद्ध जो जीते थे वो उसी की दम पे जीते थे इन्होंने, बालाजी बाजीराव ने। लेकिन इतिहास में नाम कौन ने बना के ले गए? बालाजी बाजीराव। इन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया। गलत। सदाशिव राव भाऊ ये व्यक्ति मेन था, इनकी सारी लड़ाइयां ये व्यक्ति लड़ता था, इसको आगे किया जाता था। कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव की जो पत्नी थी वो चाहती थी कि सारी लड़ाइयां ये लड़े, किसी लड़ाई में निपट जाए और विश्वास राव को अपन कह दे दें, गद्दी दे दे। तो चलिए आगे हम जानते हैं बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव के बारे में अगर अपन बात करें तो इनका नाम क्या था? वास्तविक नाम था इनका नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब। भाई देखो, मैं बालाजी बाजीराव को गलत नहीं बोल रहा हूं, बालाजी बाजीराव बहुत शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पत्नी ये चाहती थी कि गद्दी पर आके कौन बैठे? विश्वास राव। चूंकि योग्यता किसके पास थी? सदाशिव राव भाऊ पर। नाना साहेब इनके बचपन का नाम था। देखिए, ये एक बहुत अच्छा काम करते हैं। साहू जी की जब मृत्यु हो जाती है, साहू जी कौन? छत्रपति साहू जी महाराज की 1749 में मृत्यु हो जाती है, तो उनका दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया पुत्र, जिसका नाम क्या था? राजाराम द्वितीय। क्या नाम था? राजाराम द्वितीय। तो राजाराम द्वितीय के साथ में नाना साहब संधि कर लेते हैं और राजाराम से कहते हैं, देखो भैया, छत्रपति तुम बने रहो, हमको उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम हम हस्तक्षेप मत करो क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, दत्तक पुत्र हो। तो अपन इससे पूरी शक्तियां कौन ले लेते हैं? नाना साहब। तो एक संधि होती है इसमें, और इस संधि का नाम था संगोला की संधि। कौन सी संधि? तो किस संधि के तहत छत्रपति की अधिकांश शक्तियां पेशवा के पास चली गई थी? संगोला की संधि। संगोला की संधि किसके बीच में हुई थी? नाना साहब और राजाराम द्वितीय। क्यों हंसी आ रही? खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। चल बता, साहू जी महाराज के बाद गद्दी पर कौन बैठे? खड़े ही रह के, हाँ बता। खड़े होकर पड़ेगा। संगोला की संधि, ठीक है। कौन सी संधि हुई? वास्तविक शक्ति किसके पास चली गई? नाना साहब। किसके पास चली गई? नाना साहब। नाना साहब के समय पर मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। तो आपसे पूछे, मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य में पहले ऐसे पेशवा जिन्होंने उत्तर भारत में अभियान किया, बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य के ऐसे पेशवा जिनके समय सर्वाधिक विस्तार हुआ, नाना साहब या बालाजी बाजीराव। अब कहां से कहां तक विस्तार हुआ यह मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस प्रकार से यह पूरा क्षेत्र किसके अधीन हो गया था? मराठाओं के। दिल्ली विल्ली सब जीत ली थी, इतना खतरनाक। तो सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसके समय पर हुआ? किसके समय पर हुआ? हाँ कि नहीं? इन्होंने बहुत सारा क्षेत्र जीता था। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया बालाजी बाजीराव जिस समय पर गद्दी पर बैठे थे, यहां पर एक घटना होती है। घटना क्या होती है कि इस दिल्ली, ये पंजाब
दिल्ली, पंजाब और पाकिस्तान का भी कुछ सिंध प्रांत और अधिकांश जो मुगलों के अधीन जो क्षेत्र थे उन पर मराठा हस्तक्षेप करते हैं और अधिकांश हिस्सा भारत में जीत जाते हैं। यह बात मुगलों को अच्छी नहीं लगती, तो मुगल चाहे भी तो क्या करें, क्योंकि मुगल तो खत्म हो चुके थे पूरी तरह से, इनके पास कुछ नहीं बचा था। तो कुछ लोगों द्वारा अफगानिस्तान के शासक जो बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी सेना थी जिसके पास, इसका नाम क्या था, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ने के लिए जाता है। नाम था इसका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ये कहां से आता है, अफगानिस्तान। दुर्रानी शासक था ये अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी साम्राज्य का था। इसके बाप का नाम था नादिर शाह, जिसने भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था, कोहिनूर हीरा। इसका लड़का अहमद शाह अब्दाली। जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध जब होता है, बालाजी बाजीराव के साम्राज्य में जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सब बोलते हैं भैया इनके पास सेना बहुत कम थी, तो बहुत सारे सैनिकों ने, हालांकि बहुत सारे राजपूतों ने, लगभग सभी राजपूत, मतलब बहुत राजपूत, मतलब अधिकांश क्षेत्र की रियासतों ने इनका साथ दिया था। किनका, बालाजी बाजी। अब इसमें मेन जो भूमिका निभाएंगे वो कौन निभाएंगे बेचारे, सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ के विषय में कहते हैं कि सदाशिव राव भाऊ को प्रेम ब्रेम वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तो बड़े योद्धा थे, बहुत पावरफुल थे, दिखने में ही इतनी चमक थी उनके चेहरे में, देखकर ही मतलब जब वो निकलते थे तो जो लड़कियां होती थी साम्राज्य की, जो राजकुमारी लोग होती थी, वो रोड पे से फूल बिछा देती थी उनके लिए। तो एक लड़की बहुत ज्यादा इनके प्रेम में पागल थी, वेद की लड़की थी, वो बहुत खूबसूरत थी वो भी, तो वो इनके प्रेम, तो ये इन्होंने कहा था कि मैं युद्ध के लिए बना हूं और किसी भी युद्ध में मर जाऊंगा, मैं मरने के लिए बना हूं, शहीद होने के लिए बना हूं, ये प्रेम रेम का मेरे पास समय नहीं है। तो कहा 4 दिन तो जी लूंगी ना मैं तुम्हारे साथ। और इनकी शादी होती ही है और अब्दाली अटैक कर देता। बहुत दर्दीली कहानी है मराठा साम्राज्य की, बहुत मतलब मुश्किल से क्या कह सकते हैं, बहुत लड़े बेचारे। तो मराठा साम्राज्य, तो ये जो क्या नाम है इनका, सदाशिव राव भाऊ जो है सीधे जाकर टकरा जाते हैं किससे, अहमद शाह अब्दाली। सीधे पहली बार तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, निकल जा, चला जाता है, लेकिन वो जाता नहीं है, कमीना होता, लौट के वहीं रुक जाता है बॉर्डर पर, और जब ये वापस लौट रहे होते हैं तो पीछे से फिर अटैक कर देता है, और इस अटैक में मारे चले जाते हैं कौन, सदाशिव राव भाऊ। और मस्तानी का जो शेर छावक था कौन, कृष्ण राव, जिसे शमशेर बहादुर कहते हैं। और बालाजी बाजीराव का पहला लड़का विश्वास राव। विश्वास राव को सदाशिव राव बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वास राव की मां ये चाहती थी कि तू युद्ध में इसलिए जा कि कम से कम पूरा क्रेडिट ये नहीं ले जाए, नहीं तो अधिकांश मराठा अगर जीत गए थे तो क्या बोलेंगे कि सदाशिव राव को छत्रपति बना दो अगला, तो इसलिए ये गया था। बेचारा मर गया यहां जाके। तो समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो यहां पर कितने लोगों की डेथ हो जाती थी, सबसे ज्यादा दुख किसका होता है, सदाशिव राव का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहां पर भैया देखो, ये इतनी दर्दीली कहानी थी। देखिए मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण यह था कि मराठाओं ने पूरा क्षेत्र जीत लिया था, पंजाब, सिंध, दिल्ली, इस इतने सारे क्षेत्र पे जब इनका हस्तक्षेप बढ़ गया तो अहमद शाह अब्दाली को इन लोगों ने इनवाइट किया कि भाई तू आ जा। अहमद शाह अब्दाली के पास बहुत बड़ी सेना थी, हरा के चला गया। इतनी बुरी हार हुई थी कि महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति अपने स्वजन की याद में रोया था। भयंकर कत्लेआम मचा था, भयंकर, कोई नहीं बचा था उस युद्ध में। बहुत बुरी तरह मराठा शक्ति पूरी तरह से चरमरा गई थी, राष्ट्रीय विपत्ति आ गई थी इन लोगों के ऊपर, मराठा साम्राज्य के ऊपर। बहुत, अब तक का मराठा साम्राज्य में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें पूरा मराठा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था पूरा। लेकिन अभी अगर अपन आगे बात करें कि भैया छत्रपति फिर आ जाएंगे अगले, अब अगले कौन रहेंगे, माधवराव। कौन रहेंगे, माधवराव। ये और भी खतरनाक व्यक्ति, माधवराव और भी खतरनाक व्यक्ति। यही तो चला, एक छत्रपति जाता था, दूसरा उससे अपडेट होकर निकल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब डेथ होती है तो उनसे ज्यादा अपडेट कौन आते हैं, संभाजी महाराज, साहू जी, फिर पेशवा का काल चला। मतलब मराठा साम्राज्य गिरता था। जापान की जो टेक्नोलॉजी है ना कि आंधी तूफान आया 10 साल में अपने आप को फिर वैसे डेवलप कर लेता है, ऐसे ही मराठा साम्राज्य। कौन आ गए, माधवराव। ये अंतिम, लेकिन ऐसे पेशवा थे अंतिम, जो महान सम्राट थे। ये इतने शानदार पेशवा थे कि इन्होंने क्या किया है मालूम है, इन्होंने यहां पर हैदराबाद की जो रियासत थी, इन लोगों से बोला चौथ दो। चौथ एक टैक्स है, बताया ना, टैक्स देने पर मजबूर कर दिया था हैदराबाद के लोगों को।
साउथ इंडिया में से कोई सा क्षेत्र नहीं था जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। मैसूर, बता दें टीपू सुल्तान वाली रियासत, टैक्स दिया था इन लोगों ने माधवराव को। और उससे बड़ी बात बता दूं आपको, उससे बड़ी बात सुन लो, यहां पर कौन बैठा है? मुगल सम्राट। इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, झुका दिया था ना आखिरी में, झुकाने के बाद मरे ये लोग आखिरी। तो इनसे पंगा लेना मतलब इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी रे भाई, इनकी पीढ़ियां। ये लड़ेंगे, ये लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने के लिए ये पैदा होते हैं। इनकी एज ये उम्र से नहीं करते कि भाई अपने को लंबा जीना है, अपने को लंबा नहीं जीना, अपने को अच्छा जीना है नाम के लिए। देखो आप छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, आप देख लो साहू जी, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ, अब यहां पर बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, इसके बाद अब आपके सदाशिव राव, ये बहुत शानदार लोग हैं, ये बहुत शानदार वंश है मराठा, बहुत शानदार वंश है, बहुत शानदार वंश है, कह सकते हैं टक्कर का वंश है। मतलब जैसे राजपूतों की क्या बात करते हैं, यहां पर जिस समय अटैक होते थे ना, साउथ इंडिया के लोगों को मरना क्यों पड़ा, इन लोगों को युद्ध करना क्यों पड़ा? क्योंकि राजपूत यहां से खत्म हो गए थे। मोहम्मद बिन कासिम का 712 में अटैक हुआ था, 712 से लेकर 1226 में, 1226 में उतरा पानीपत का युद्ध, 1326 में, 1526, हाँ 1526 तक, लगभग 700 से लेकर 1500 तक, लगभग 700-800 साल तक लाखों अटैक हुए थे, लाखों। राजपूताना किले यहां पर दीवार बन के खड़े थे राजस्थान में, एक भी आक्रमणकारी को अंदर नहीं घुसने दिया। लेकिन जब देश के गद्दारों ने साथ छोड़ा और जैसे ही राजपूत शक्ति यहां से खत्म हुई, वाट लग गई नीचे तक के लोगों की। देख रहे हो आप, साउथ इंडिया मराठा साम्राज्य, अब्दाली आता ही नहीं अगर यहां राजपूत शक्तियां उस समय की होती ताकतवर। तो राजपूत थे लेकिन बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गए थे। यहां की महिला, यहां के लोग कैसे लड़े? में आपको ये लगता होगा यार भैया ले दे के आप वीर रस की बात करते हो, लड़ाई भिड़ाई की बात करते हो। लड़ाई भिड़ाई की बात नहीं करते बेटा। आज जो हम जी रहे हैं ना, जो हमारी पीढ़ियां बची हुई है, ये योगदान है, बलिदान है। आपको पता है एक समय ऐसा था, ये तो बहुत पुरानी, कब की बात बता रहा हूं आपको, देख लो आप 1700-1800 की बात बता रहा हूं, 1700-1800 की बात बता रहा हूं। 1191 का तराइन का युद्ध पृथ्वीराज सिंह चौहान लड़ा था 700 साल पहले। उस समय हथियार बत्यार इतने आधुनिक नहीं थे। आप सोचो महाराणा प्रताप जंगल में जाके खत्म ही हो गए। महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की, बाहरी आक्रमणकारी को रोका। इनके लड़के अमर सिंह आए। महिला प्रेग्नेंट होती थी इनके समय पर। जब महिला प्रेग्नेंट है, पति युद्ध लड़ रहा है, बच्चा पैदा हुआ, पति युद्ध में मारा गया, बच्चा बड़ा होगा, बच्चे बड़े होने के बाद सोचो वो मां में कितनी क्षमता होगी उस माता में। वो अपने बच्चे को बोलती थी कि बदला लेना है बेटा, युद्ध के लिए जाए। अपना, जिस महिला ने अपना भाई, अपना पिता, अपना पति, अपना देवर, अपना जेठ और अपना खुद का पुत्र तक त्याग दिया देश की सेवा के लिए। इतिहास में उन लोगों को कहीं नाम ही नहीं। इन लोगों का नाम है कि अब्दाली आया था। जहांगीर का पूरा नाम क्या था? शाहजहां का पूरा नाम क्या था? अरे गद्दारों, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस देश का तुम इतिहास पढ़ा रहे हो हम लोगों को, और आपका सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। मैं केवल राजपूतों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मराठा की बात नहीं। हम बहुत लड़े हम लोग, बहुत लड़े हम। आज हम एक सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है, आप यहां पर बैठे हो। सरकारी नौकरी अगर आपको नहीं दी जाती ना, या आपको नहीं, आप देखते नहीं आपका इतिहास पलटकर, आप मजबूरी में पढ़ रहे हो। क्योंकि आपको भी नहीं है ना कि हमारे पूर्वज कौन थे, पता लगाना कि हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे लड़े, कितनी लाशें गिरी। हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी पीली है, आप देख लो, लाल है। समझ रहे हो? इतना खून बहा था जब ये देश बचा है। हजारों रियासतें दान दे दी राजपूतों ने, तब जाके ये भारत बना है। हाँ कि नहीं? लेकिन दर्द नहीं, तकलीफ नहीं है। तकलीफ बस इतनी है कि सालों आरक्षण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम इतिहास में जो हमारे पूर्वज थे उनका नाम तो लिख देते। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, नाम तो लिख देते ताकि पढ़ते तो उसमें मजा आता। लेकिन पूछा है महान किसे, कौन सा राजा है? अकबर। अकबर महान राजा है
जिसको किसने, बैरम खान ने पाला, उसी को मरवा के उसकी ही पत्नी मां समान महिला से ही उसने शादी कर ली, उसको महान बता दिया अकबर को। वाह रे इतिहासकार, जूतों से मारना चाहिए, गद्दार है ये लिखने वाले। माधव राव, हाँ या ना? अगले कौन आते हैं? माधव राव। माधव राव के विषय में बात करेंगे तो माधव राव जो हैं, इनके बारे में सुनिए। 1761 के बारे में अगर बात करें, युद्ध हुआ पानीपत का, कौन सा युद्ध? तृतीय, जिसमें कौन हार गए? ये सब हार गए। विश्वास राव चले गए, सदाशिव राव चले गए और शमशेर बहादुर चले गए। अगले शासक कौन आए? माधव राव। लेकिन यहां पर आप एक बात सुनिए जरा ध्यान से, एक व्यक्ति बचा हुआ है, बताओ कौन व्यक्ति बचा हुआ है? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, रघुनाथ राव बचा हुआ है। रघुनाथ राव चाहता है कि माधव राव को गद्दी से हटा दूं और गद्दी पर मैं बैठ जाऊं। तो इसी क्रम में वो कुछ षड्यंत्र करता है रघुनाथ राव माधव राव को हटाने के लिए। लेकिन माधव राव इसकी चाल को समझ जाते हैं, पकड़कर उसको उठा के किसमें? शनिवार वाड़ा में बंद कर देते हैं। काय में बंद कर देते हैं? शनिवार वाड़ा एक महल है इनका, साम्राज्य बहुत शानदार। 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे कौन? माधव राव। कितने वर्ष की गद्दी पर बैठे थे? इनके समय पर मुगल शासक ने क्या स्वीकार किया था? 1772 में। कब? 1772 में मुगल शासक ने कौन? मुगल शासक कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने संरक्षण स्वीकार कर लिया था। लेकिन सन 1772 में ही इन्हें टीबी हो जाती है और इनकी क्या हो जाती है? क्या नाम था इनका? माधव राव। माधव राव के बाद अब एक लड़का और है, देखो 3 लड़के थे, विश्वास राव, माधव राव, अब एक लड़का और कौन है? नारायण राव। अब गद्दी पर कौन बैठेंगे? कौन बैठेंगे? नारायण राव। नारायण राव के बारे में बात करें, नारायण राव, देखो बेटा इतना डीपली तुमको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो। 1773 1 साल ही शासन कर पाए। अब 1 साल शासन क्यों कर पाए? कारण यह था कि जैसे ही नारायण राव गद्दी पर बैठे, षड्यंत्र करके रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी। बताओ भाई, खुद के भाई के बेटे मतलब सगे भतीजे को मरवा दिया। किसने? रघुनाथ। और स्वयं को क्या घोषित कर दिया? स्वयं को घोषित कर दिया पेशवा। किसने? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने किसको मार दिया? नारायण राव। और स्वयं को क्या घोषित कर दिया? लेकिन ये भनक किसको लग गई? साम्राज्य के अधिकारी और साम्राज्य की प्रजा या जनता को खबर लग गई। अब जब साम्राज्य की जनता को खबर लग गई तो यहां उस मराठा साम्राज्य में उस समय एक बहुत बड़े लेवल के अधिकारी थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। क्या नाम था? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, नाना फडणवीस बड़े लेवल के अधिकारी, सब लोग इनकी सुनते थे। पेशवा के बाद सबसे ऊंचे पद पर यही थे। तो जब नाना फडणवीस को यह पता चला कि रघुनाथ राव ने किसको मार दिया है? नारायण राव को, इन्होंने ही हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं, तो नाना फडणवीस ने 12 सदस्यों की एक टीम बनाई और इस टीम का नाम था वार भाई परिषद। क्या नाम था? वार भाई परिषद। और वार भाई परिषद में यह फैसला किया बड़े बड़े अधिकारियों ने मिलकर कि रघुनाथ राव को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। क्या नहीं करने देंगे? नहीं बैठने देंगे। अब एक कहानी रघुनाथ राव का बुरा समय आता है और रघुनाथ राव के लिए एक बुरी बात यह होती है कि नारायण राव ने मरने से पहले शादी कर चुके थे गंगाबाई से और वो प्रेग्नेंट थी, तो उनका लड़का कहां होता है? पेट में। अब उसका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। अब उसका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। तो उसका नाम रखते हैं सवाई माधव राव। सवाई माधव राव, मात्र 40 दिन का सवाई माधव राव। और ये जो परिषद बनी है ये इसे क्या घोषित कर देती है? अगला पेशवा। लेकिन ये 40 दिन का बच्चा शासन चला सकता है क्या? नहीं। तो शासन कौन चलाएंगे? नाना फडणवीस और ये परिषद, जब तक कि ये बच्चा वयस्क ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? सवाई माधव राव इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तुम्हें पता है अंतिम और महान पेशवा कौन थे? माधव राव, जिन्होंने मुगलों से संरक्षण स्वीकार करवा लिया था, जिन्होंने हैदराबाद के और मैसूर के लोगों से क्या ले लिया था? टैक्स ले लिया था। उनसे भी 1.25 गुना ज्यादा प्रभावशाली कौन? माधव राव। इसलिए इनके नाम में सवाई लगा दिया। क्या लगा दिया? सवाई लगा दिया।
अब गद्दी पर कौन बैठ रहे हैं? सवाई माधवराव। लेकिन पीछे से शासन कौन कर रहे हैं? वारभाई परिषद, या हम क्या कह सकते हैं? नाना फडणवीस। क्या कह सकते हैं? अब नाना फडणवीस गद्दी पर बैठे हैं मेरे भाई। ओ सॉरी, कौन? माधवराव, सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे। सवाई माधवराव कब से कब तक बैठते हैं? 1774 से 1795 तक। ठीक है, 1774 से 1795 तक। अब इनके बाद, अब देखिए यहां पर कहानी ये हो जाती है कि ये रघुनाथ राव जो गद्दार था, ये जाकर किससे मिल जाता है? अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से संधि कर लेता है। कौन सी संधि? सूरत की, जिसके कारण मराठों का युद्ध हो जाता है किससे? अंग्रेजों से। तो यहां पर प्रथम आंग्ल युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? प्रथम आंग्ल युद्ध होगा, और अंग्रेज और मराठा आमने सामने आ जाएंगे। किस गद्दार के कारण? रघुनाथ राव के। अब सुनिए, अब सुनिए, देखो भाई, गद्दार हर समाज में हुए हैं। जयचंद किसको बोलते हैं? राजपूत समाज में भी जयचंद था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई है ना। तो यहां पर देखिए कहानी ये होती है कि अगला, इनके बाद अगले कौन आते हैं पेशवा? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय के समय पर अंग्रेजों से संघर्ष ज्यादा बढ़ जाता है, संधियां होती हैं, और आगे चल के अंग्रेज पूरा साम्राज्य जो है किसमें मिला लेते हैं? अंग्रेजी साम्राज्य में, या ब्रिटिश साम्राज्य में मराठा साम्राज्य को मिला लेते हैं, और मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो अब अंग्रेज और मराठों का जो संघर्ष रहा, ये कब की क्लास में पढ़ेंगे? कल। अगर पूरी तरह से कौन सा टॉपिक खत्म हो जाएगा? अपना मराठा साम्राज्य। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।